साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फजल करीम दादा भाई साहब, जो एक बिजनेस एनालिस्ट भी हैं, उसके साथ साथ डिफेंस के मामलात में बहुत उबूर रखते हैं। सर, सबसे पहले तो आप आज के DGISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग है उसको समराइज करके हमारे नाजरीन को बताएं। वेरी मच थेबो साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, आज DGISPR ने सारे इंटरनेशनल मीडिया को बुलाकर खिताब किया था। हमारे एयरफोर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव थे और हमारी नेवी के भी थे, और ओपन एंड शट केस की तरह आज हमने अपने सारे जो फैक्ट्स प्रेजेंट किए। उसके बाद इट हैज़ बिकम क्लियर दैट इट इज़ एन ओपन एंड अ शट केस। DGISPR साहब ने आज बहुत इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट पॉइंट्स रेज किए। मैं आई जस्ट ब्रीफली टच ऑन देम। उनने बताया कि सबसे पहले जो है ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ 2:20 पे, और ये 230 किलोमीटर उनने बताया हिली एरिया है। तो सवाल ये पैदा होता है 230 किलोमीटर हिली एरिया को ट्रेवल टाइम कितना लगता है। 2:20 पे उन्होंने कहा ये इंसिडेंट हुआ, और 2:30 पे FIR कट गई, जबकि अगर बाय डिस्टेंस लें वो स्टेशन तो उधर आधा घंटा लगता है पहुंचने में। सो हाउ इट इज पॉसिबल। और 3:30 पे पूरे इंडियन मीडिया में जो 2:30 पे FIR कटी, उसमें उन्होंने 10 मिनट में पाकिस्तान को भी नॉमिनेट कर दिया, और 3:30 पे पूरे इंडियन मीडिया पे पाकिस्तान के ऊपर उनने उंगलियां उठाना शुरू कर दी और डायरेक्ट अक्यूज करना शुरू कर दिया। ठीक। अच्छा, अब तीसरी बात ये आपको बताऊं कि उनने एक और पॉइंट बहुत अच्छा रेस किया कि ये 10 मिनट में कैसे यहां पहुंचे। FIR कट गई, जो डिस्टेंस 30 मिनट का था, और 90 मिनट तक जो विक्टिम है उस तक कोई पहुंचा ही नहीं। रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं पहुंचा, इधर पहुंच गया, FIR के लिए पहुंच गए। तो ये उन्होंने बताया। उसके अलावा उन्होंने दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट इस हवाले से की। उनने कहा कि ये इंडिया का जो फॉल्स फ्लैग है उनने डॉक्यूमेंट करके दिखाया। लेफ्टिनेंट जनरल इंडिया के KS गिल का एक इंटरव्यू, जो कि कमांडिंग ऑफिसर थे जब छत्तीसगढ़ हमला हुआ था 2002 के अंदर। राइट। और उस वक्त उनका ये क्लियर टीवी चैनल को था कि ये खुद इंडिजिनियसली कराया गया इंडिया ने। इसी तरीके से पुलवामा के सत्या पॉल यादव जो थे, जो गवर्नर थे उस वक्त, ये पुलवामा के जब अटैक हुआ था, उनने खुद ये इस बात को एडमिट किया कि जो है क्या कहते हैं, ये इंडियन डोमेस्टिकली ये सारा करवाया गया था। फिर DGISPR ने इंडिया का रोल को बताया इन सपोर्टिंग फाइनेंसिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ टेररिज्म, जिसमें उनने कुलभूषण यादव का बताया गया। फिर उनने एक वीडियो क्लिप पे बताया जिसमें एक आर्मी का, इंडियन आर्मी का मेजर खुद कह रहा है कि हम पूरा प्लान बता रहे हैं कि इसको एग्जीक्यूट किस तरह करना है, प्लान, फाइनेंस, और यहां तक बताया कि सिविलियन टारगेट को हिट करना है ताकि मैक्सिमम जो है एक्सपोजर मिले। राइट। फिर उनने इंडिया की प्रॉब्लम बताई कि इंडिया की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो इंटरनल प्रॉब्लम को एक्सटर्नली करता है, यानी कि अपने ऑपरेशन को, एक्सट्रीमिज्म को, टेररिज्म को बाहर प्रोजेक्ट करता है, और जो उसका एक्सटर्नल इश्यूज हैं उसको वो अपना इंटरनल बताता है, जैसे कश्मीर का उनने कहा। तो उनने उसके ऊपर फिर ये भी कहा कि जो इंडियन मीडिया का रोल था उनने उसको बहुत ही हाईलाइट किया, और ये कहा कि इनको शर्म आनी चाहिए कि ये सेलिब्रेट कर रहे थे 2 साल के बच्चे के जनाजे को, 5 साल के बच्चे के जनाजा जो इन्होंने शहीद किया, हमारे मस्जिद को जो शहीद किया, ये उस बात की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट दे आर, ये किस किस्म के लोग हैं, वो उनने हाईलाइट किया। फिर उनने बताया कि इनकी गैर जिम्मेदारी का तो ये सबूत है कि जब इनने अटैक किया 6 और 7 की रात को, तो उस वक्त 57 इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी जो डिफरेंट ममालिक की थी। ये इनने उन पैसेंजर्स को भी, एयर सेफ्टी को भी कॉम्प्रोमाइज किया। नीलम झेलम डैम पे इनने जो किया अटैक, उसका इनने बोला कि कोई कन्वेंशन जो है 54 कन्वेंशन, 58 जिनीवा कन्वेंशन का उन्होंने कोट किया कि ये इजाजत नहीं देती। इसके साथ साथ हमारे जो एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे उनने बाकायदा कंक्लूसिव एविडेंस दी। जब रफायल डाउन हुआ है तो उनकी रेडियो फ्रिक्वेंसी पे जो है जो मैसेज गया वो उनने सुनाया गया। हमारे साथ एयर कमोडोर रजा हैदर साहब भी मौजूद हैं एयरफोर्स से। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अगर हम स्क्रीन पे दिखा सकें तो ये इंडियन मीडिया तो झूठ बोल ही रहा है, लेकिन इससे बड़ी बात क्या है कि कल स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए इंडियन हाई कमिश्नर टू UK, उसने एक तस्वीर दिखाई वहां पे इंटरव्यू के दौरान स्काई न्यूज़ पे। उसने बताया कि ये बंदा हाफिज अब्दुल रऊफ जो है, ये मौलाना अजहर का बेटा है।
जबकि ये टोटल गलत, टोटल नॉनसेंस। ये हाफिज अब्दुल रऊफ, उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं है, और उसने ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि ये फलां का बेटा है, और ये आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं। तो ये मैं कहता हूं कि ये स्काई न्यूज़ जैसे टीवी चैनल्स को चाहिए कि ये ऐसे इडियट्स को अपने चैनल्स पे ना बुलाएं। इंडियन मीडिया तो पागल हो गई है, लेकिन आप देखें कि ये जो हाई कमिश्नर है, ये एक प्रेस्टीज किस्म के डिप्लोमेट्स होते हैं, इनको सेंस होना चाहिए। अब इसको किसी राह के गुंडे ने ये तस्वीर पकड़वा दी, अब वो तस्वीर पकड़ के वहां स्काई न्यूज़ पे खड़े हुए हैं, हाँ जी ये देखें, जबकि ये टोटल झूठ। तो ये हम ज़रूर स्काई न्यूज़ को भी कहेंगे कि इस तरह के लोगों को अपने टीवी चैनल्स पे ना बुलाएं। एयर कमांडर साहब, मैं आपके पास आऊँगा। आज की जो ब्रीफिंग थी ख़ास तौर पे, जिसमें हमारे ISPR चीफ के साथ एयर और नेवी के भी बैठे, जो उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए अबाउट जी ये जो राफेल के गिराने के और उनके, उस पर थोड़ी रोशनी डालें आप प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपका प्रोग्राम हमेशा बड़ा यूजफुल, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंफॉर्मेटिव होता है सर। जो राफेल का एनकाउंटर था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है राफेल के ऊपर भी और इंडियन एयरफोर्स के ऊपर भी। मैं समझता हूं कि जो PF ने परफॉर्म किया वो एक कटिंग एज फोर्स कैपेबिलिटी थी, जिसको मैं अगर कंट्रीब्यूट करूं तो PF की स्ट्रेंथ्स को मैं 4 कैटेगरीज में डिफाइन करूंगा, जो उन्होंने भी आज मेंशन किया। नंबर 1, टेक्नोलॉजीज में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं, विच इंक्लूड्स JF-17, J-10, F-16। आप स्ट्रेटेजिकली बता रहे थे कि एयरफोर्स ने किस तरह से अटैक किया और किस तरह से राफेल गिराए और किस तरह से राफेल का इस वक्त दुनिया भर में मजाक उड़ रहा है। सर जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल हम बात कर रहे थे 5 जो जहाज पाकिस्तान ने गिराए। ये 5 जहाजों का गिरना डॉक्टर साहब राफेल के लिए तो एम्बैरेसिंग है ही, लेकिन इंडियन एयरफोर्स और इंडिया के लिए बहुत एम्बैरेसिंग है। ये 3 राफेल, 1 Su-30, 1 MiG-29, ये हमेशा एयरफोर्स की, किसी भी एयरफोर्स की हिस्ट्री में एज ए एग्जांपल दिखाया जाएगा कि किस तरह एक केपेबल एयरफोर्स या केपेबल पायलट्स दूसरे जहाजों के किलिंग करते हैं। अब इसमें मैं बताना आपको चाहूंगा अपने नाजरीन को कि PF की ऐसी क्या कटिंग एज कैपेबिलिटीज हैं जो एक्चुअली इस्तेमाल हुई और विच हैज एक्चुअली लेड टू दिस रिजल्ट। देखें, इसमें सबसे पहले जिस तरह ISPR ने भी जिक्र किया, PF मल्टी डोमेन ऑपरेशन PF ने अप्लाई किया। 4 चीजों को मैं जिक्र करूंगा। इसमें पहली चीज है मल्टी डोमेन ऑपरेशन। ये क्या चीज है? मल्टी डोमेन ऑपरेशन ये होता है जिसमें आप अपनी तमाम टेक्नोलॉजीज को, अपने एसेट्स को इफेक्टिवली एम्प्लॉय करते हैं, यूज करते हैं टू गेट अ कंसंट्रेटेड कंक्रीट रिजल्ट, जो कि हमें मिला। हमारी क्या कैपेबिलिटीज और एसेट्स हमारे पास JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है, J-10C है, हमारे पास F-16 है, मिराजेस है। ये हमने एम्प्लॉय किए अगेंस्ट इंडियन एयरफोर्स और रिजल्ट किया। दूसरा हमारे पास जो कैपेबिलिटी है वो है BVR फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी। BVR फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी होती है कि आपके जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं, उनकी रेंज एनिमी के मिसाइल्स की रेंज से ज्यादा हो, और जब ज्यादा होती है तो आपको फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी मिलती है, विच इज अ वेरी बिग कैपेबिलिटी। तीसरी स्ट्रेंथ जो पाकिस्तान एयरफोर्स की है वो है ट्रेनिंग, क्योंकि एवरीथिंग इज मैन बिहाइंड द गन। मशीन अपनी जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है। राफेल भी एक अच्छा जहाज है, पोटेंट जहाज है, लेकिन मैन बिहाइंड द गन वो नहीं है जो राफेल प्रॉब्ली डिजर्व करता है। पाकिस्तान के इसमें आपको पता है, वी बिलीव ऑन द हाई क्वालिटी ट्रेनिंग ऑफ पायलट्स, इंजीनियर्स एंड ऑल टेक्नीशियंस एंड ऑल एयर फोर्सेस पर्सनल, साथ ही फॉलोड बाय द मोरल एंड मोटिवेशन ऑफ दीज पायलट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्ली जो इंडियन एयरफोर्स लैक कर। एंड द फोर्थ वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द लीडरशिप। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर। जिनका उन्होंने जिक्र भी किया कि ही वाज स्पीयरहेडिंग दिस मिशन। ये 4 चीजों ने मिलकर एक्चुअली कल का हमें रिजल्ट दिया है। इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत एम्बैरेसिंग है और प्रॉब्ली हमेशा उनको याद रहेगा ये सबक। 2019 में अभिनंदन का सबक और फिर परसों ये 5 जहाजों का।